नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के ऊपर जो है कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। दोस्तों ये अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट है। जिन लोगों का कॉपी केस या बैकलॉग या फिर जिन्होंने दिसंबर साइकिल में एनरोलमेंट किया था उनके लिए है ये असाइनमेंट का साइकिल। दोस्तों असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ बातों को ध्यान में रखना है और अपने असाइनमेंट को बनाना है। पहले तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए। आप जो भी अपना असाइनमेंट बना रहे हो वो 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस का इशू फेस करने को मिल सकता है। अगर आप कोई पिक्चर यूज़ करें तो पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए। रेफरेंस लिंक शेयर कर रहे हो तो वो रेफरेंस लिंक शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कॉपी चेकर को ऐसा फील हो सकता है कि आपने आंसर्स को कॉपी करके ही लिखा है और वो विदाउट चेकिंग आपको 0 दे देगा। ओके, तो ये तो बात हुआ कि हम लोग कॉपी केस से कैसे बचे। अब बात करते हैं कि हम लोग अपना असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको जो कॉलेज की तरफ से फॉन्ट दिया गया है वो फॉन्ट का यूज़ कीजिए, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन। और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप लोग एरियल यूज़ कर रहे हो तो सबसे अच्छा बेटर है। और उसका फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। आप लोग उसका फॉन्ट साइज़ के साथ साथ सेंटेंस को भी मेंटेन कर सकते हो, यानी कि सेंटेंस गैप में 1.5 का रखिए। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा असाइनमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं कि हम लोग थ्योरी पेपर दे रहे तो कैसे लिखे और न्यूमेरिकल पेपर दे रहे तो कैसे लिखे और उसका आंसर पैटर्न कैसे होता है। तो थ्योरेटिकल पेपर के लिए आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखते हुए आंसर लिखना है, और न्यूमेरिकल के लिए इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन। तो इन तीन तरीके से हम लोग अपने आंसर्स को प्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस होते हैं जो 1000 वर्ड्स के होते हैं, वर्ड लिमिट का, और कुछ होता है 500 वर्ड्स का। तो वो आंसर कैसे लिखे। तो जो 1000 वर्ड लिमिट है उसमें आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इससे कम और इससे ज़्यादा लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नंबर कम मिले या फिर कॉपी चेक ना हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो 500 वर्ड्स का है, तो उसके लिए आप लोग 450 वर्ड्स मिनिमम लिख सकते हो और 550 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हो। इससे ज़्यादा और इससे कम लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लिखोगे तो आपका चेक नहीं हो सकता और कम लिखोगे तो आपको नंबर कम मिल सकता है। तो अगर आप लोग को नंबर अच्छा स्कोर करना है, 20+ मार्क्स रखना है, और असाइनमेंट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम लोग 100% अपना स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स को अपने लिखने हैं। आपको अगर कोई असाइनमेंट में किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है तो आप सिर्फ बोल्ड कर सकते हो, किसी तरह का कलर यूज़ मत कीजिएगा। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत आसान है और ये बहुत छोटा सा एफर्ट देता है, लेकिन हमारे चैनल पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का कैपिटल मार्केट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मार्केट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, उनमें क्या अलग है। आपको सपोर्ट द कंपैरिजन विद एन इलस्ट्रेशन। आपको एक एग्जांपल या फिर आपको एक इलस्ट्रेशन के साथ आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, जिसको हम लोग आसान भाषा में अगर समझे कि एनएमएमएस ने स्टूडेंट्स का माइंड के साथ गेम खेलने का कोशिश किया है, तो अगर इसे हम लोग ईजिली समझे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है साथ में एक एग्जांपल के साथ, और ये भी सपोर्ट करना है कि कौन सा जो मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही चीज़ करना है। तो सबसे पहले आपको मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, फिर नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है, और उनके बीच में कौन अच्छा है ये चीज़ आपको कंपैरिजन में बताना है। उन दोनों में क्या डिफरेंस है और किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हो एक एग्जांपल के साथ आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है ई बुक, हार्ड बुक दोनों का। जो लोग ई बुक यूज़ करें वो ये पेज रेफरेंस यूज़ करेंगे और जो लोग हार्ड बुक यूज़ करें वो पेज रेफरेंस यूज़ करेंगे। आपको क्या कंटेंट लिखने हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। तो यहाँ पे ई बुक मैंने खोल कर रखा है, और यहाँ पे ई बुक के हिसाब से अगर चले तो पेज नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 20। ओके, तो 20 में हम लोग को 1.4 के अंदर मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसे कॉपी मत कीजिएगा, आपको इसे अपने वर्ड में लिखना है। इसे चेंज करके पैराफ्रेज करके हम लोग लिख सकते हैं। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी को लिखना है।
और जब आपको लगता है कि इसमें 1000 वर्ड नहीं कवर हो रहे हैं तो 1000 वर्ड के लिए आपको उतना अच्छे से डिटेल्स करके लिखना है। और अगर आपको इन दोनों को लिखते लिखते 1000 वर्ड कवर हो जा रहा है तो आपको इसे थोड़ा सा शॉर्ट नोट में लिख देना है ताकि आप उसका कंक्लूजन भी दे सको। ओके, आपको कंक्लूजन के साथ 1000 वर्ड को कवर करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको 1.5 और 1.4 के अंदर नॉन मार्केटेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स और मार्केटेबल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मिल जाएगा, पेज नंबर 20 और पेज नंबर 23। यहाँ पे आपको इन दोनों के बारे में पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा पेज नंबर 33 में। पेज नंबर 33 में आने के बाद आपको ये और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखकर इसे पढ़ना है और इसे अपने वर्ड में लिखना है, क्योंकि इसके अंदर ही आपको बताया गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके, इन दोनों के अंदर बताया गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और इन दोनों में क्या चेंजेस है, और साथ में इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी इन आंसर्स को लिख सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेंटेंस दिया हुआ है जहाँ पे बोला है कि इसके ऊपर आपको अपना कमेंट बताना है और ये जस्टिफाई करना है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो है, स्टॉक मार्केट्स आर मोर एफिशिएंट एंड लेस प्रेडिक्टेड। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और लेस प्रेडिक्टेड है, यानी कि प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत कम प्रेडिक्टेबल है। तो ये कमेंट कितना ज़्यादा सही और कितना ज़्यादा गलत है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जस्टिफाई करता है आपके आंसर्स को। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो स्टॉक मार्केट के लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्लास समझना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो इस आंसर को, इस कमेंट को आप लोग अपने हिसाब से आंसर्स में लिख सकते हो 1000 वर्ड के लिए। लेकिन जो लोग नहीं जानते और उनको आंसर्स लिखना है तो यहाँ पर मैंने पेज रेफरेंस भी दे रखा है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर लिख सकते हो। और अगर बुक का यूज़ कर किए बिना आप लोग अगर एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए लिखना और समझाना 1000 वर्ड के लिए। लेकिन गूगल में आप अगर सर्च करते हो तो आपको बहुत हद तक आंसर पता चल जाता है, आंसर मिल जाता है और एग्जाम्पल्स लोग लिख सकते हैं। लेकिन आपको कहीं से भी कोई भी कंटेंट को कॉपी करके नहीं लिखना है, चाहे आप गूगल कर रहे हो या फिर अपने कोई प्रीवियस बुक को फॉलो करें, लेकिन कॉपी करके नहीं लिखना है, आपको अपने वर्ड्स में आंसर को लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 183 पेज के अंदर। तो 183 पेज में हम लोग आते हैं और यहाँ पे आपको टर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी 9.4 में और उसके नीचे रैंडम वॉक टेस्ट 9.4.1 में बताया गया है, जिसके अंदर आपको दोनों चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये प्रेडिक्टेबल है या नहीं है, ये कैसा प्रेडिक्टेबल पाथ है, ये हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। और 9.4 के अंदर आपको ये भी बताया गया कि मार्केट एफिशिएंसी क्या है, मतलब इस कैपिटल मार्केट का मार्केट एफिशिएंसी क्या है, ये कितनी तरह से एफिशिएंट और कितनी तरह से एफिशिएंट नहीं है, इन सभी चीज़ों को आपको बताना है। और साथ में ये जो पॉइंट्स दिए हुए, वीक फॉर्म टेस्टेड, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म टेस्टेड, स्ट्रॉन्ग फॉर्म टेस्टेड, आप लोग 1000 वर्ड के लिए इन सभी का भी यूज़ करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो पॉइंट वाइज, ताकि कॉपी चेकर को ऐसा लगे कि आपने सचमुच पढ़ाई किया और यहाँ से भी आपने आंसर्स को लिखे हैं। एग्जाम्पल्स निकाल कर उसके बाद फिर आपको जो कंक्लूजन देना है वो आप दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका पूरा सॉल्व्ड आंसर आपको आपके बुक में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस पेज रेफरेंस में जाना है और लिख लेना है जो भी वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 500 वर्ड की बात है तो आप लोग चाहो तो बेटा ऑफ स्टॉक्स क्या होता है इसके बारे में लिख सकते हो, और उसके नीचे जो 2 स्टॉक्स इन केस 3 इक्वल, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स दिया हुआ है इसके बारे में चाहो तो कुछ वर्ड्स लिख सकते हो अगर वर्डिंग लिखने का मन है तो, और नहीं लिखने का मन है तो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पेज नंबर 136 में जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग का इसका आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन के साथ ही हम लोग को आंसर दिया हुआ है। तो 136 में आते हैं तो हम लोग को आंसर दिया हुआ है, उसके ऊपर जब जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में यही डेटा दिया हुआ है और यही सवाल भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो नीचे, तो 136 पेज के अंदर आप लोग को कैलकुलेशन बताया गया किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे स्टॉक वोलेटिलिटी के बारे में और मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में आप बता सकते हो एक एक पॉइंट, ताकि आप लोग 500 वर्ड्स कवर कर सको। ठीक उसी के नीचे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स के बारे में बताया गया है, आप उसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको पेज रेफरेंस भी दिया गया कि आपने कौन से रेफरेंस से
किस सेक्शन से आपने इस आंसर को लिखा है, तो वहाँ पे जाके भी आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो और वहाँ से आंसर्स को लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको 3A और 3B दोनों का आंसर बता दिया, इसका कोई पेज रेफरेंस भी मैंने दे दिया, लेकिन इसका कोई कंटेंट नहीं है। आप लोग चाहो तो इसका कंटेंट लिख सकते हो वहाँ से, जो पेज रेफरेंस वहाँ पे दिया हुआ है, और चाहो तो हटा भी सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।